अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद है। डॉक्टर शहराज प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है और इसके अलावा ये इनका बहुत 15 साल से एक्सपीरियंस है कॉस्मेटिक के अंदर, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, और ये बैठ रहे हैं DHA IMC हॉस्पिटल में। इसके अलावा ये इस्लामाबाद भी जाते हैं, वहाँ भी पेशेंट्स को देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्थेटिक के हवाले से। लोग जो बैरियाट्रिक सर्जरीज भी करवाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज भी कराते हैं, बोटॉक्स की तरफ जाते हैं, टमी टक की तरफ जाते हैं, राइनोप्लास्टीज की तरफ जाते हैं, या कुछ लोगों के बॉडीज़ जो फेस या बॉडी बर्न हो जाती है, ये उनकी रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं और रिप्लेसमेंट भी करते हैं। इस हवाले से डॉक्टर साहब की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे और उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो इस प्रोफेशन के साथ लिंक है, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं और जो नहीं बैलेंस कर रहे होते उनको फ्यूचर में किस तरह के प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वेलकम। लास्ट ईयर के बाद, एक साल के बाद हमारी ऑलमोस्ट मुलाकात हुई है, बहुत शुक्रिया। ये हमारी आज की पहली सीरीज़ है डॉक्टर साहब के साथ। एक थोड़ा सा जनरल सेशंस होगा, फिर हम हर वीक के बाद आपके कुछ जो सवालात हैं इसके बाद हम उसको केटर करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग जो जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ या एस्थेटिक साइड पे, ओवरऑल दुनिया में ये ट्रेंड तो शुरू से ही है। हर इंसान चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और स्पेसिफिकली फीमेल थोड़ा ज़्यादा इस बारे में आती हैं कि वो खूबसूरत दिखना चाहता है। और इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत शक्ल दी है तो अगर आप उसको इन्हेंस करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, तो आप और ख़ूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो लोग जब आपके पास आते हैं, और पाकिस्तान में जो राइजिंग ट्रेंड हो रहा है, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बात है, तो आप इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये बेहतर है? क्या आपको किसी हद तक अपनी कोई सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या कोई लिमिट भी होती है? थैंक यू मुदस्सिर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टार्ट शायद हमें इसी से ही करना चाहिए था। एस्थेटिक्स या कॉस्मेटिक आम तौर पे परसेप्शन ऐसी बन गई है कि शायद ये एक लग्जरी है और ये नीड नहीं है। बिल्कुल। When I was training and I was training around the world, तो we were taught that कोई भी एस्थेटिक सर्जरी सिर्फ एस्थेटिक नहीं होती, इट्स ऑलवेज रिकंस्ट्रक्टिव। और कोई भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सिर्फ रिकंस्ट्रक्टिव नहीं होती, यू हैव टू हैव एन एस्थेटिक एलिमेंट टू इट। ओके। सो जिस तरह आपने कहा राइजिंग ट्रेंड, एक्चुअली द ट्रेंड हैज बीन राइजिंग ऑल द वे, ऑल एवरीथिंग। आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लिबास, साफ लिबास पहनना पसंद था, सफेद रंग का, खुशबू लगाना पसंद था, बालों में कंघी करना पसंद था। तो ये सब चीजें एस्थेटिक में आती हैं। ये एस्थेटिकली अपने आपको प्रेजेंटेबल होना और ऐसा होना कि लोग आपको मिलकर खुश हों, आई थिंक ये ह्यूमन नेचर भी है और ह्यूमन राइट भी। सो जो ट्रेंड की बात है जी, ट्रेंड ये बेसिकली लोगों की साइकी और ट्रेनर्स की और जो लोग इस चीज को डील करते हैं उन पे डिपेंड करता है वो इसको किस तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। सो जैसे आपने कहा, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फील गुड, जिसे सेल्फ एस्टीम कहते हैं, कि ये सारा सिलसिला इज टू फील गुड। इट हैज नथिंग टू डू कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस। लेकिन आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम किस तरह बूस्ट हो सकती है, उसके लिए लोग कराते हैं। एंड पीपल लाइक मी एंड एस्थेटिक फिजिशियंस, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उनको बेसिकली जज करना बहुत जरूरी है कि कहाँ से उनको ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ जाके उसको रुक जाना चाहिए, कहाँ वो एक्सपेक्टेशंस से बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है। सो मेरे लिए अगर आप पूछते हैं तो ये है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि why is somebody coming to me for an aesthetic procedure? Okay. क्या उसको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं? क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम है? क्या ये किसी वजह से किसी ने कॉम्प्लेक्स में उसको मुब्तला किया है? या वो जनरली ही एक साइकोलॉजिकल एंड साइकाट्रिक एलिमेंट होती है, बॉडी डिस्मॉर्फिया, कि उस इंसान को बगैर वजह के अपना आप बुरा लगता है। इन सब चीजों को असेस करना बहुत जरूरी है। जहां तक सेल्फ एस्टीम फील गुड फैक्टर है, दैट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन। मेरे ख्याल में दे आर द मोस्ट परफेक्ट इंडिकेशंस फॉर डूइंग एन एस्थेटिक प्रोसीजर, स्पेशली जब आपको पता हो कि आप इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर कोई बंदा किसी और को खुश करने के लिए किसी और की रिक्वेस्ट पे, डिमांड पे ये कर रहा हो, तो फिर
we should not do this procedure. Okay, ये बड़ा अच्छा एक्सटर्नल वो फैक्टर उसको कोई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा गोल जो होगा एस्थेटिक प्रोसीजर का वो बेसिकली अचीविंग द एस्थेटिक बार नहीं होगा, वो उस बंदे का हैप्पी होना होगा, और वो चाहे हैप्पी ना हो, सो वो बेसिकली दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव for both the surgeon as well as the client. डॉक्टर साहब, मुझे इफ़ आई गो बैक द हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री का बड़ा शुरू से शौक रहा है। तो एंशियंट जितने हैं रोमन्स थे, ग्रीक्स थे और इजिप्शियंस थे, और ये जो हमारी पर्शियन एम्पायर्स थी, अगर आप इनकी सिविलाइजेशन को रीड आउट करें, पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी ये एस्थेटिक सेंस शुरू से इंसान के अंदर है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज सोसाइटी थी, वहाँ पे भी इंसान की जो एस्थेटिक के ऊपर बहुत काम किया जाता था। ये शुरू से ही इंसान की फितरत में शामिल है कि जैसे ही उसको थोड़ा, और स्पेसिफिकली फीमेल्स की फितरत में शामिल है कि जो बनाव सिंगार है या खूबसूरती है वो उनको अच्छी लगती है। ये इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब ये लोगों के अंदर, जो आपने स्पेसिफिकली बताया कि लोग जो है सिर्फ इंटरनल रीज़न की वजह से कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर। लेकिन अगर कोई बाहर उसको फोकस कर रहा है या लोग उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, और उसको फिर आप उस साइकोलॉजिकल, अगर उसको एलिमेंट है या प्रॉब्लम, तो उसको आप कैसे हैंडल समझाते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम प्रोसीजर की तरफ ना जाओ, लेकिन लोग कहते हैं नहीं फिर भी हमने करवाना, फिर आप उसको कैसे डील करते हैं? ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्पेशली इसका आंसर विल बी टारगेटेड मोर टुवर्ड्स माय कैटेगरी ऑफ पीपल। मेरी जो एलाइज हैं, कॉस्मेटिक फिजिशियन, एस्थेटिक सर्जन, उनके लिए डायरेक्टेड है। देखिए, आपने बहुत अच्छा बताया। आई थिंक आई एवॉल्व दिस बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मेरा शौक है या नहीं, लेकिन हमें एस्थेटिक फिजिशियंस और कॉस्मेटिक सर्जन्स को हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हिस्ट्री इज़ ब्यूटी। ठीक है, अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ें, आप रोमन आर्किटेक्चर पढ़ें, अगर सोक्रेटिस को सुने, आप जिसको भी पढ़ते हैं, यू विल रियलाइज कि philosophy of human is एक human eye is trained to pick beauty. ठीक है जी, अपने लिए भी और लोगों के लिए। इट्स बहुत नेचुरल सी नेचर है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी को जानने से पहले हम सबसे पहले कोई गुड लुकिंग बंदा है उसको तरफ अट्रैक्ट जरूर होते हैं। नोबडी कैन क्लेम कि नहीं जी मैं तो नहीं होता, इट डज अफेक्ट। जहाँ तक आपने दूसरा क्वेश्चन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ, देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुझ पर। वन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने पेशेंट के लिए गुड कर रहा हूँ या आई एम हार्मिंग दैट पर्सन। और हमारा जो हिपोक्रेटिक ओथ है वो ये है कि एट नो cost should be causing damage or harm to our patients. So anything that I think is wrong for the patient, I have to. उसमें I counsel them, I give them, I study a lot, I counsel them on basis of psychology, on understanding, बहुत in-depth analysis करता हूँ, I comfort them and everything. और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि whatever they're trying to do is wrong. Especially if they say कि नहीं जी मुझे बुरा नहीं लगता, somebody says that. अगर उनको खुद भी बुरा लगता है, that is a whole different ball game. उसके बाद अगर वो फिर भी बज़िद रहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ कर दें, एक बहुत कॉमन लाइन जो मैं सुनता हूँ एवरी डे इन माय क्लिनिक, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ तो कर दें, हम ऑल द वे आए हैं, आप कुछ तो कर दें। आई थिंक दैट्स वेयर यू हैव टू बी स्टर्न। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट उस वक्त अनहैप्पी भी हो जाता है तो वो आपको दुआ देगा बाद में कि यू टोल्ड देम द राइट थिंग। ठीक है, सो मैं आई ऑलवेज हैव अ वेरी थ्रेशहोल्ड फॉर referring them to a psychologist. And the psychologist, I ask them to keep a very low threshold for referring them to a psychiatrist. And I keep a very high threshold for doing a procedure. I ask them, अगर वो फिर भी कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं तो ये कर दें, that means वो बिल्कुल भी श्योर नहीं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, and then just completely excuse myself. इसको बोलते हैं कि you say politely no to the client, right? लेकिन इसको जिस तरह मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, हमेशा शुरू से मेरी भी फिलॉसफी ये रही है कि यार अगर आपने वेट लॉस की तरफ जाना है तो पहले डाइट को ठीक करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, और उस लाइफस्टाइल के अंदर अपनी ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, आपका पूरे का पूरा एक्टिविटीज़ ठीक करनी पड़ेंगी। और पेशेंट उससे भाग रहा होता है, बिल्कुल, और वो कह रहा होता है कि मुदस्सिर आप हमसे बेशक 10 लाख रुपया ले लें, कोई मेडिकेशन लिख दें हमें, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम आपके बहुत चाहने वाले हैं या क्लोज हैं। मैं इनको कहता हूँ नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, यू नो, आई ओपनली रिजेक्ट। इसको बोलते हैं नो, से नो टू। लेकिन ऐसे लोग होते हैं,
राइट? एक्चुअली और लोग कई लोग सॉरी एंटरटेन कर देते हैं ऐसे लोगों को। हाँ 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 देयर इज, तो वो इसका क्या मतलब वो डॉक्टर सही करें गलत करें? ऑनेस्ट में से हाँ बिल्कुल ऑनेस्ट जी। मुझे सर बड़ी आई स्टार्ट विद अर्ली स्टेटमेंट आपके। बेसिकली व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी इन माय प्रोफेशन इज मोटिवेशन। यस, If I do not find my client, because I won't call them patients because they're normal people, I see कि वो motivated है कि नहीं, because कोई भी cosmetic procedure, weight loss procedure, body contouring procedure, they're all a journey. yes, If they're not motivated, so they're going to be a burden on themselves and you as well. yes, yes. So इसी की एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई शख्स मेरे पास सर्जरी कराने आता है और मैं उसको कहता हूँ यार आपको एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, और वो कहता है मैं नहीं छोड़ सकता, तो आई नो कि वो इतना मोटिवेटेड ही नहीं है टू गेट द रिजल्ट कि जो स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, तो वो आगे अपने रिजल्ट को या जर्नी को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। इसी तरह ओबेसिटी या बॉडी कॉन्टूरिंग, जो शख्स अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, हाँ एक बंदा है वो सब कुछ कर रहा है और फिर भी वेट लॉस नहीं हो सकता, तो दैट मींस वी नीड टू हेल्प हिम। पर एक बंदा शॉर्टकट चाहता है, ही वांट्स अ शॉर्टकट, ही वांट्स टू हैव ऑल द सिरी पायर्स एंड ऑल द डाइटरी, लेट सोना चाहता है, लेट उठना चाहता है, कोई मेडिकेशन साथ में चाहता है कि और वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो शॉर्टकट चाहता है कि साथ में मैं, तो दैट मीन्स कि वो मोटिवेटेड नहीं है, तो वो आप रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा। तो इट इज नॉट अबाउट कि आपका बिजनेस चलता है नहीं चलता, इट्स ऑल अबाउट कि वो एथिकली इनकरेक्ट है, कि उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं, एंड वो बेसिकली वो बाद में चाहे एक्सेप्ट करता हो कि आप सही कह रहे थे, बट दिस इज यूजलेस। सॉरी, तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर व्हेन यू सी अदर यंग डॉक्टर्स कमिंग इन, जब उनको पेशेंट नहीं मिल रहे, कोई जॉब नहीं मिल रही, वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कि हमने इतनी 4, 5, 6, 7 ईयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड किए और हमारे पास कोई एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रही। नो डाउट अगर आपने एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो वो जो डॉक्टर्स हैं, वो जो यंग आते हैं, वो फिर ऐसे पेशेंट्स को एंटरटेन करना शुरू कर देते हैं, राइट? क्योंकि उनको मनी नज़र आ रहे होते हैं। सो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? आप एक जर्नी से गुजरे हैं और बरकत का एलिमेंट मेहनत का एलिमेंट वो कितना आप बिलीव करते हैं, और उन डॉक्टर्स को जो आपके पीछे अभी 10 साल पीछे हैं, वो नए आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वैसे मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि एज ह्यूमन बींग्स हमने जो अपने ऊपर टास्क ले लिया है वो है जजमेंट का, कि हम लोगों को जज करते हैं। अल्लाह मियाँ ने ये इख्तियार हमें दिया नहीं, ये इख्तियार, ये वाहिद इख्तियार है शायद जो हमें उन्होंने अपने पास रखा है और हम इसको लेने की कोशिश करते हैं। सो वी शुड नॉट, वी डू नॉट, हम किसी के फुटस्टेप्स, हम उस किसी के शूज में नहीं बैठकर देख सकते कि उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है। मे बी वो शायद पैसों के लिए ना करो, वो वाकई समझता हो कि वो ही कैन मेक इट बेटर, सो हम उसको, सो आई नेवर क्रिटिसाइज पीपल फॉर डूइंग दिस। इसी तरह एक प्रिंसिपल जो मैंने अपने टीचर से सीखा फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम अब्रॉड, कि कभी भी आपके पास किसी और का पेशेंट या किसी और का क्लाइंट आए तो कभी भी आप बैड माउथ मत करें। कभी बैड माउथ मत करें, बिकॉज यू डू नॉट नो कि उसने क्या सोच के किया है। आई एम 90 to 95% श्योर कि 90 to 95% लोग नेक नियति से ही करते होंगे, एंड वी कैन ऑल मेक कॉम्प्लिकेशंस। आगे जो यंगस्टर्स के लिए क्वेश्चन है यार, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली फॉर देम टू अंडरस्टैंड, और मेरा उनको गाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी ऑल हैव आवर ओन जर्नीज इन लाइफ, हमारे बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं। मैं सिर्फ एक बात उनको कहता हूँ, आई टेल देम वन थिंग, मैं उनको कहता हूँ कि यार आपको डीप डाउन इनसाइड योरसेल्फ यू विल नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यस, ठीक है, एंड अगर आप उसको उस वक्त सप्रेस कर लेते हो ऑफ डूइंग रॉन्ग, तो ट्रस्ट मी इट विल गो अ लॉन्ग वे। सो आई टेल देम कि आप जब भी कोई मैल प्रैक्टिस करते हैं या गलत एक्टिविटी करते हैं, तो you only do it once on your own. Yes. यानी अल्लाह मियाँ will always give you chances of doing the right thing. But जब आप वो path acquire कर लेते हैं, that path becomes easier. Yes. So वो path आपके लिए lay down हो जाता है, और आपके पास उसके बाद फिर resistance नहीं आती, उसके बाद फिर आप mal practice, गलत activities, जो भी आप कहना चाहें उसको, वो आप करते चले जाते हैं. So that first time is important. That is my first message to all my juniors, my students and everything, कि that first time, उस वक्त आप अपने आप को control कर लें,
इस वक्त अपने आप को समझा लें एंड द लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी इट्स ऑल अबाउट फेथ जी, एज मुस्लिम्स एंड एज एनी अदर रिलीजन। एक्चुअली फेथ का ताल्लुक शायद रिलीजन से ज्यादा आपके कनेक्शन से है। सो आई वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि डूइंग द राइट थिंग इज अ मैटर ऑफ फेथ। एंड नंबर 2 इस और सबसे स्ट्रांग फेथ ये है कि रिस्क आपके अल्लाह ने देना। अगर मैं बहुत टाइम ले लूँ, एक बहुत छोटा सा एक मैं हदीस बताऊंगा आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, तो वो नमाज पढ़ने के लिए रुके और उनकी नमाज तो बहुत खूबसूरत होती थी, हमारी तरह होती नहीं थी कि हम दुकानों का और पेशेंट का हिसाब कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपने ऊंट की महार एक बच्चे के हाथ में दी और उनका मैं नमाज के बाद तुमसे ले लूंगा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो ऊंट खड़ा था, उसकी महार या काठी नहीं थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, उसने कहा जी आपने तो मुझे ऐसे ही दिया था। वो अगले ही बाजार में गए तो वो काठी पहली ही दुकान पर लगी हुई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो है ये तुमने 2 दिनार रियाल या जो भी उसमें करेंसी होती थी उसके लिए है। उसने कहा हाँ जी इतने के लिए, लेकिन आपको कैसे पता? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं नमाज से पहले सोच रहा था कि मैं फारिग होकर इस बच्चे को 2 दिनार या रियाल दूंगा। यानी उस बच्चे की किस्मत में वो रिस्क था ही था। उसने उसको हलाल तरीके से लिया या हराम तरीके से लिया, ये फैसला उसने किया। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट्स के भाई मेरे रिस्क का फैसला हो चुका है, उसको हलाल करना है या हराम करना है ये मेरे पे फैसला है। मुझे इससे ना डॉक्टर साहब की आपकी एक नफ्सियात समझ में आई है कि यू ऑलवेज प्रेफर द मेथड नॉट द गोल, क्योंकि अल्लाह ने हमें प्रोसेस समझाया। गोल का मतलब ये, मेथड ये है कि आपने हलाल तरीके से कमाना है। कितना कमाना है, कभी अल्लाह ने कहा कि कम कमाओ ज़्यादा कमाओ। यू हैव अनलिमिटेड एक नंबर, लेकिन द मेथड इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सिर्फ बिल्कुल छोटी सी बात करूंगा कि देखें ये कैसे पॉसिबल है कि आप सही काम करें, आप नेकी करें और अल्लाह मियाँ फिर भी आपका इम्तिहान ले। लॉजिकली इट्स नॉट करेक्ट, राइट? सो आप ये एक फेथ की बात है कि आप सही करें, अल्लाह मियाँ आपको रिवॉर्ड देगा, बहुत रिवॉर्ड देगा। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर जो प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो है अपनी लाइफ का एक हिस्सा, आधा हिस्सा जो भरपूर उनकी जवानी का टाइम होता है, जिसमें उनकी वो एन्जॉयमेंट के डेज होते हैं, वो अपना पढ़ने पे लगा देते हैं। ऐसे ही सेक्रीफाइस करते हैं अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली लाइफ और अपना आप भी। तो क्या वो सारी ज़िंदगी जब वो एक टॉप पे पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वो अपनी साइकिल के अंदर फैमिली इग्नोर हो चुकी होती है? हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर ओन लाइफ, राइट? ठीक है, इसको आप कैसे बैलेंस करते हैं और क्या डॉक्टर्स को अपने बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर टाइम किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए? Again, बड़ा interesting question, a different question, which is everybody has a perspective to it. Me coming from a doctor family, my father is also a doctor, he's a pediatrician. तो मैंने उनको सारी उम्र काम करते देखा। बड़ा डिफिकल्ट फैसला है मुदस्सर फॉर अ डॉक्टर के what it's not just ये डिफिकल्ट है कि वो कितना काम करना चाहता है। इट्स बिकॉज मेडिसिन कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट पैशन। आपका जब आपका प्रोफेशन, आपकी डॉक्टरी आपका पैशन बन जाती है तो वो वर्किंग आवर्स आपका मी टाइम बन जाते हैं। ठीक है ना जी? सो बेसिकली ये नहीं है कि डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए, बहुत जनरल परसेप्शन है कि डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए बहुत काम करते हैं और बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि उनका प्रोफेशन भी उनका बेबी बन जाता है और वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट आउट ऑफ इट, और जब somebody needs them और वो दे हैव टू बी देयर। ठीक है जी? सो हम इसको, ये मैं थोड़ा सा करेक्शन चाह रहा था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने कहा, देयर इज अ वेरी फेमस रोमन अ ग्रीक फिलोसोफर सोरायरस, उसका एक बड़ा खूबसूरत सेइंग है। उसने कहा कि इफ योर काइंडनेस डज नॉट हैव योर ओन शेयर इन इट देन यू आर नॉट अ काइंड पर्सन। यानी आप पूरी दुनिया के साथ काइंडनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया की सर्विस कर रहे हैं और आपकी ज़ात और आपकी फैमिली उससे इफेक्ट नहीं हो रही, वो उससे मुस्तफीद नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप काइंड इंसान नहीं है। सो बेसिकली ये कोई बड़ाई नहीं है कि आप सारी दुनिया की सर्विस करें और आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। सो ये हम लोगों को समझना चाहिए, डॉक्टर्स को, एज अ प्रोफेशनल्स एंड एवरीथिंग। सो मैं यही कहूँगा कि जिस वक्त आपको समझ आ जाए, क्योंकि समझ आने के भी टाइम्स होते हैं। कुछ लोगों को वही जो हम बात एक्सपीरियंस से समझते हैं, कुछ लोग दूसरों से समझते हैं। सो वो अल्लाह मियाँ आपको ज़रूर वो रास्ता दिखाते हैं, बिकॉज एवरी डे यू गो होम, आपने अपने बच्चों को देखते हैं। और अगर आप ऐसे टाइम पे निकलते हैं, सुबह जब बच्चे सोए हुए हैं, और रात को ऐसे टाइम पे आते हैं जब वो सोए हुए हैं, तो यू ट्वाइस अ डे एटलीस्ट यू नो कि दिस इज नॉट बैड। सो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा है कि आपका प्रोफेशन आपसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सेट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने जब प्रोफेशन स्टार्ट किया तो मेरा गोल एग्जैक्टली लाइक ऑल मेडिकल प्रोफेशनल्स वाज टू रीच अ पिनेकल ऑफ माय करियर एंड माय प्रैक्टिस। और उसमें मैं भी चाहता था कि मैं प्रोफेसर बनूं, वाइस चांसलर बनूं, सब कुछ बनूं। बहुत रिसेंटली तक भी एंड माय ग्रेटेस्ट मैं हज करने गया, मैं उम्रा करने गया और वहाँ मैं यही दुआ मांगता था कि अल्लाह में मुझे वीसी बना दे, अल्लाह में मुझे प्रोफेसर बना दे। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे मतलब मैं अपने लिए कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। मेरी फैमिली समझती है कि मैं जब अपने हॉस्पिटल में वर्किंग में होता हूँ तो मैं अब इट्स मी टाइम, और जब मैं घर जाता हूँ तो इट्स देयर टाइम। सो मुझे मी टाइम नहीं मिलता, मेरे बच्चों को उनका फैमिली टाइम नहीं मिलता। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन। सो पहले मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को कर्व करके देखूं। सो मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कम कर दी, शुरू से ही बहुत कम रखी हुई थी। आई गो होम 7 o'clock व्हिच इज़ वेरी वेरी रेयर। और तब मैंने देखा बट आई स्टिल वाजंट एबल to cope with the stress of the morning job and everything. So फिर मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा कि I'll train this many number of people जो मेरा पैशन सर्व करेंगे, जो मेरा नाम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एंड आफ्टर दैट मैं I'll give time to myself. Okay. So मैंने इसी तरह I trained 8 people क्योंकि मैं जो है I'm a microsurgeon, super microsurgeon in addition to being a cosmetic surgeon. तो मैंने फिर वो लोग तैयार किए and then I saw them independently taking over my task of doing the dedicated reconstructive and hand surgery, and then I left my morning job. Okay. So I have 3 children, so my youngest son is closest to me. MashaAllah. इसलिए because that's when I had unlearned my lesson that he needs time. It's not just the quality of time I give him, it's the quantity of time I give him. So इसलिए I've learned over a period of time कि जिस वक्त भी आपको समझ आ जाए, you shouldn't be stubborn enough कि नहीं मैं अब come this way, अब मैं जिस तरह for example me, I became an associate professor. So becoming a professor was at a stone's throw from me, and I will still become a professor inshallah. तो लेकिन उस वक्त मैं further stubborn हो जाता कि नहीं अब मैंने इतना carry forward किया तो मैं चलता जाऊं, but I realized no. So that is when I decided to go totally private. I think it has improved my quality of life immensely. It has improved my capacity to work immensely as well. Maybe private practice, my procedures, my patient satisfaction has risen to amazing heights. And at the same time, my family, they are incomplete without me for a change. Usually doctors की families की life में doctors शामिल नहीं होते, उनकी activity लेदा चलती जाती है। लेकिन in my family life, alhamdulillah, I'm a very integral part of everyday activities of my life, from doing their homeworks to taking them to school, to bringing them back to school, to reading them a nighttime story, or to going to movies. Okay, good. तो मैं अपने आप को बहुत blessed समझता हूँ, having especially seen my father work all his life, कि I found out at relatively appropriate time कि my kindness needs to include my children and myself. Yes, very good. So I thank Allah, और मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि if at all possible, और जिस वक्त समझ आ जाए कि yes, you've done enough for the society and enough for the world and everything and enough for your own legacy, तो आप अपने आप को और अपने kids को ज़रूर टाइम। Yes. और एक लास्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपनी जो नए डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, आप उनमें क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपकमिंग जो हेल्थ प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, और उनके अंदर किस तरह के ट्रेंड्स आप देखते हैं, और उनको किस अपने आप के फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें होती हैं आप फोरसी कर लेते हैं कि आप इस लाइन में जाएं, आप यहाँ से ये करें, या कौन सी डायरेक्शन उनको चूज़ करनी चाहिए जो अपकमिंग हेल्थ प्रोफेशनल इस फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मिस्टर, मैं पर्सनली आई बिलोंग टू एन ओल्ड स्कूल जिसमें मैं एप्टीट्यूड नॉन एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। आई बिलीव्ड कि आप जिस काम में भी मेहनत करते हैं यू कैन अचीव ग्रेट हाइट्स, एंड दैट आई स्टिल बिलीव दैट। जो आपने पहला क्वेश्चन किया प्रॉब्लम्स में क्या देखता हूँ, प्रॉब्लम में ये देखता हूँ कि जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ ट्रेनी, तो मैं अपने प्रोफेसर्स को बहुत हाई प्लेस पे देखता था। आई नेवर सो of them कि मैं किसी स्टेज पे I can be a competition for them or can be colleague to them. Respect थी। And then I used to see कि कितने साल इनको लगे यहाँ पहुँचने लगेंगे और मुझे कितने लगेंगे। अब जो change मैं देखता हूँ paradigm में, especially around myself and especially in my profession, वो ये है कि the moment our residents
become a consultant or they are in the training, तो वो calculate करना शुरू कर देते हैं कि when we will be competing with our seniors. उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो गई है. मैं for example दूंगा. Of course हमारे juniors हमेशा सोचते हैं कि हम stories सुना के शायद उनको बहलाने की कोशिश करते हैं. लेकिन it took me, मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि it took me after becoming a consultant, after doing 3 fellowships, one from Singapore, one from US, one from Holland, after doing my basic FCPS plastic surgery, it took me 3 years to take on PRP. PRP जो कि छोटा तरीन procedure है, people are doing at home. और आजकल तो हर कोई कर रहा है. So it took me 3 years to understand कि how can I do it extremely painlessly. ठीक है. मैं उसको painless कैसे कर सकता हूँ. ठीक है. तो अब मैं देखता हूँ, अब मैं ये देखता हूँ कि PRP तो दूर की बात, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे जो यंगर बॉयज हैं, द डे दे पास, नेक्स्ट वीक आई सी देम लुक, उनके बोर्ड्स लगे होते हैं कि जी हम फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी फलाना. नॉट सेइंग कि आप मत करें, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू शुड बी रियली कीपिंग बाय योर हिपोक्रेटिक ओथ कि यू शुड डू नो हार्म. अगर आप श्योर हैं यू कैन नॉट डू हार्म, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. सो ये जो वो क्यों ऐसा करे? आप ये राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट के अंदर के विद इन जो डॉक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो प्रोफेशनल कैरियर के अंदर बहुत अर्ली आ रहे हैं. सो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा रहा है कि नहीं, जाएगा या नहीं जाएगा? I don't know. Okay. Frankly, I think time will tell. Yes. मुझे time ने बताया कि मुझे कितने साल चाहिए थे to be where I am right now, and I still have a long way to go, to be very honest. And इनको भी वही बताएगा, time will tell them, और ये सब चीज़ें. ओके. सो अब आज के सेशन को हम थोड़ा सा एंड करते हैं, और जिन लोगों को डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट चाहिए, वो विजिट करना चाहते हैं डॉक्टर साहब DHA Phase 5 में IMC हॉस्पिटल बैठ Integrated Medical Care Hospital. It's a new hospital, state of the art hospital. And I'm available there 5 days a week, 5 to 7 p.m. Yes, उनका नंबर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. और इस्लामाबाद भी विजिट करते हैं, वहाँ भी बैठते हैं, और वीक में 1 दिन, राइट? I go once a month. I do surgeries there in Maroof International Hospital. Okay. And IPAL clinic, बड़ा renowned F8 में renowned clinic है. It's owned by Dr. Sheher Bano. She's a colleague of mine. उनके साथ I do clinic. Okay. So next week डॉक्टर साहब से हम डिटेल के अंदर हम कॉस्मेटिक, प्लास्टिक और बेटिक सर्जरी को स्टेप बाय स्टेप नैरो डाउन करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है कि डॉक्टर्स की लाइफ, सर्जन की लाइफ कैसे होती है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच. और अपने कमेंट्स, अपने जो इतने भी क्वेश्चंस हैं, वो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, ताकि इस वीडियो को हम आगे सेशन को लेके चलें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.